आज मैं दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह द्वारा लिखी हुई जो उनकी विधा है विद्यार्थी एवं राजनीति, सुखदेव के नाम पत्र। चलिए आज भी भगत सिंह का जीवन हम लेते हैं, उनका नाम। तो क्रांतिकारी वीर पुरुषों में ऐसे वीर पुरुष आते हैं कि क्या कहना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्तियां जो झांसी की रानी वीरता को लेकर लिखी हैं, अंतिम पंक्ति में कि दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी, बूंद ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसी तरह से हमारे देश के प्रति वीर भगत सिंह ने जो अपना परिचय प्रस्तुत किया है, एक लेख और एक पत्र, उसमें बहुत ही सुंदर पंक्ति। आज भी पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विद्यार्थी और राजनीति दो के बारे में परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं कि वहाँ के लोग राजनीति से बड़े दूर हटकर जब भी विद्यालयों में बच्चों का दाखिला किया जाता है, नामांकन किया जाता है, तो वहाँ पर बच्चों से यह साबित कर लिया जाता है कि उन्हें राजनीति में भाग लेना नहीं चाहिए। लेकिन वीर भगत सिंह ने अपने लेख के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हम राजनीति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक से हमारे देश के नौजवान आने वाले भविष्य के कर्णधार हैं, तो उन्हें राजनीति में भी हिस्सा लेनी चाहिए। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम किया है? नहीं, इसका कारण यह है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल बुद्धू हैं। बुद्धू का तात्पर्य अनपढ़ गंवार मूर्ख से लिया जाता है। तो वहाँ के शब्दों में कह रहे हैं, आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर हम इस बात की तरह पता चलता है कि इसका कारण है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत में अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता, उनके इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं। वीर भगत सिंह के शब्दों में बता रहे हैं कि विद्यार्थी क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ने का कारण है उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तो उन्हें कुछ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस पर बैठ जाने के सिवा कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश का बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनने की कोशिश की जा रही है पंजाब के राजनीतिक क्षेत्रों में, और इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। वीर भगत सिंह के शब्दों में हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या इस परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना, उसमें शिक्षा शामिल नहीं है? जरूर है मेरे प्यारे बच्चों। यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ कलर की
करने के लिए हासिल किया जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है। कुछ ज़्यादा चालाक आदमी क्या कहते हैं जानते हो, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। क्यों नहीं लेंगे? जब हमारे देश के नौजवान के हाथों में बागडोर है तो ज़रूर लेना चाहिए। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन इसे हम रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। चलिए, इस बात से स्पष्ट होता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटिकिन पढ़ रहा था। तब एक प्रोफेसर साहब कहने लगे कि यह कौन सी बात है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटिक का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। वे अर्थशास्त्र की बहुत बड़ा विद्वान थे, जैसे माल्थस रॉबिन्स जो है पीगू, उस तरह से इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और फिर उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा, तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल तुम्हें पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हो पॉलिटिकल के बारे में। बोल्शेविक क्रांति जो रूस में हुई थी उसके बारे में परिचय बताया जा रहा है। चलिए आगे, दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना व्यवहारिक राजनीति पर कमीशन या वाइसराय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध में संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार खुश हो या नाराजगी हो। क्या विद्यार्थियों के जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, हम जानते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं तो पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़ें? वीर भगत सिंह के शब्दों में, माने विद्यार्थी को जरूर पॉलिटिक्स और राजनीति के हिस्से में भाग लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला विद्यार्थी ही कल का भविष्य है, वही कल का कर्णधार है। वीर भगत सिंह के शब्दों में। चलिए आइए, एक जगह आया है सुखदेव के नाम पत्र, सुखदेव के नाम पत्र, क्योंकि जिस समय फांसी के फंदे पर लटके थे उस समय सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और बटुकेश्वर इनके साथी थे। 3 साथी उसी समय फांसी पर लटकाए गए थे। तो उस समय जिस समय हमारे वीर भगत सिंह कारागार में बंद हो जाते हैं, तो चलिए सुखदेव के नाम पत्र है, और पत्र के नाम से क्या क्या शब्द वीर पुरुषों की जो है उन्हें कैसे अपने देश के प्रति पूर्ण जो है अपना सहभागिता के रूप में साथ देना चाहिए, तो बता रहे हैं वीर भगत सिंह। हाँ प्रिय भाई, मैंने आपका पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में हम लोग अलग अलग प्रभाव डाले हैं। जिन बातों से जेल के बाहर हम लोग घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। मैं व्यक्तिगत प्रेम का विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना को मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं होता। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भी भारी परिवर्तन एवं क्रांति जग चुकी है।
आप इसे मानव जीवन का अत्यंत आवश्यक अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपकी एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। प्रिय भाई सुखदेव, सुखदेव के इनाम पत्र वीर भगत सिंह के शब्दों में। आपको याद होगा, बता रहे हैं अपने मित्र पत्र के माध्यम से संबोधित, कि आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय के बारे में चर्चा की। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। प्रिय भाई सुखदेव, और मुझे उस चर्चा का समय स्थान भली प्रकार का याद है। हमारी यह बात सांसाई कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था, इस प्रकार कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। चलिए, पत्र के माध्यम से दोनों की अपने विचार में, जिस तरह पत्र के माध्यम से जो अपना एक विचार दूसरे विचार का अवगत कराते हैं, उस तरह से वीर भगत सिंह और सुखदेव के नाम से संबोधित आपस में आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप मुझे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी, कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णता कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। चलिए, आत्महत्या कौन करते हैं? जो अपने को हनन कर लेते हैं हर तरह से, लेकिन जो सच्चे वीर होते हैं, विषम से विषम परिस्थितियों की सामना करके आगे बढ़ते हैं, वैसे थे वीर भगत सिंह। आपको याद होगा, अगले बारे में कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखाई देती। चलिए, आज भी रूसी साहित्य का परिचय देते हुए बता रहे हैं कि हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं। वह इतिहास हमें साक्षी देता है कि कोई भी वीर जो है, हिटलर से लेकर मार्क्स से लेकर या अन्य लेनिन से लेकर बड़े बड़े विद्वान जो भी हैं, तो विषम परिस्थितियों से लड़कर अपने आगे बढ़े हैं। तब बता रहे हैं कि हम उनकी कहानियों की कष्टमयी दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को हम अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हम उनके उम्मीद और उनके चरित्र का असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारण इस पर सोच विचार कभी भी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख से ही उन कहानियों में सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। उनका जब हम साहित्य पढ़ते हैं बच्चे, तो उनकी साहित्य हमें उकेरने का काम करती हैं। जो विदेशी रूस के साहित्य के बारे में बता रहे हैं, हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यपद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यपाद जो है प्रविष्ट कर लेते हैं, यदि भी इसके लिए कोई प्राकृतिक ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों का सहन करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? तत्पर रहना चाहिए, जिनका हम स्वयं आरंभ किए इस संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, जिनके कारण हम अपने को क्रांतिकारी कहते हैं। चलिए, आगे बता रहे हैं वीर भगत सिंह अपने भाई सुखदेव के नाम से पत्र के माध्यम से जो संबोधित कर रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसी महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय में कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलों से ही ऐसे विद्यार्थियों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्व अध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। चलिए, बहुत मार्मिक पंक्ति
माने हम जो उस विषय का अध्ययन करने हैं कि कोई भी कष्ट आ जाए जीवन में तो उस कष्ट को सहते हुए आगे बढ़ना। आगे चलकर आपने जो 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से आशा नहीं की जा सकती है कि उसका उस समय का उसके विचार वही होंगे। जब कोई भी व्यक्ति जेल में अधिक दिन रह जाता है तो कल क्या था विचार और आज क्या था विचार, जो जेल से पूर्व थे, क्योंकि जेल के वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद देता है। जब आदमी कारागार में होता है, कैदी में, तो उस समय विचार और स्वच्छंद रूप से जो खुला होता है उस समय का विचार, दोनों अलग अलग विचार पैदा करते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचार के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपको आशा है यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता? वीर भगत सिंह। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। मैं तो यही कहना चाहता हूं प्रिय भाई सुखदेव कि साम्यवाद या जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक थे। मार्क्स दुनिया में जो हम जहां मजदूर, दुनिया की मजदूर एक हों, जो मार्क्स का जो रचना है दास कैपिटल, उसने बहुत ही सुंदर दास कैपिटल में अपना विचार प्रस्तुत किया है। उसकी पुस्तक को पढ़ते हुए उनके ज्ञान के बारे में मार्क्स का उदाहरण दे रहे हैं वीर भगत सिंह। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। मार्क्स भी अपने काल में पूंजीवाद कैसी व्यवस्था है उस समय वो लड़ा था। मार्क्स जो आज भी पूरे देश के इतिहास में चर्चित है, कार्ल मार्क्स का इतिहास। मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे एवं परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चों, बता रहे हैं वीर भगत सिंह, निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कोई साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूँ, जब हमने इस प्रकार की कठिन कार्य को हाथ में मैंने लिया है तो उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। विपत्तियां हमें जीवन में उकेरने का काम करती हैं, हमें आगे बढ़ने का काम करती हैं। जैसे देखकर बहु बाधा विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसी भाग की दुख भोग पछताते नहीं। जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वो देश के प्रति कोई भी भाग दौड़ में भाग ले लेते हैं, वो कभी भागते नहीं हैं। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा को असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हमने कार्य करता रहा। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त नहीं थी? फिर भी हमने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास और क्या था, कारण क्या था? केवल तर्क था। बता रहे हैं हमारे वीर भगत सिंह। क्या आपको याद है पत्र के माध्यम से, क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था सुखदेव।
आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था, पर अब क्या हुआ? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस विचार पर प्रश्न करने पर मुझे घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचार के अनुकूल कार्य किया होता तो उसी समय क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती, परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। अपने विचारों को भाव प्रकट कर रहे हैं सुखदेव के नाम से पत्र, एक लेख और एक पत्र। बहुत मार्मिक पंक्तियां हमारे क्रांतिकारी वीर भगत सिंह। एक और बता रहे हैं कि एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं प्रिय भाई सुखदेव, यह कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म और नरक, स्वर्ग, दंड एवं पारितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब में कोई भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वे निराकार आज भी सिख लोग जैसे गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, अर्जुन देव हैं, अन्य सिख देव जो है गुरुद्वारा में पूजा करते हैं, तो वो किसी भी पाखंडवाद और जो है अनिश्वरवाद, ईश्वर पर नहीं विश्वास करते। वे बता रहे हैं अतः हमें जीवन की एक मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचानने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। वीर भगत सिंह कह रहे हैं हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ प्रिय भाई सुखदेव। अपनी बात को उद्गार करते हुए वीर भगत सिंह पत्र के माध्यम से कह रहे हैं, एक लेख और एक पत्र, सुखदेव के नाम से पत्र। आशा है, अंतिम पंक्ति कह रहे हैं कि आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने वाले का अटल विश्वास है और मुझे किसी प्रकार का पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार का तरीक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई तो भी पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से विश्वव्यापी हो, विश्व स्तर पर हो, और उसके साथ मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। देखिए फांसी के लिए कैसी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न कारण न बने। बहुत मार्मिक पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या करने के लिए आता है। यह पंक्ति क्या है जानते हो? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। वीर भगत सिंह का कथन। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतया अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है।
क्रांति तो केवल सतत कार्य करने रहने से, प्रयत्न से, कर सहन करने से, हम बलिदान से ही उत्पन्न की जाती है और की जाएगी। क्रांति परिवर्तन करना। अंतिम पंक्ति में हमारे वीर भगत सिंह पूरी पंक्ति का मुंह पूर्ण रूप से तथ्य स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं, जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाएं। माने जब फांसी दी जाए मुझे तो अमिट कभी भी ना मिटे, फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। माने इधर हमारे वीर भगत सिंह को यदि फांसी पर लटकाया भी जाए, अपने के बारे में कह रहे हैं, तो यह अमिट चिन्ह, यह चिन्ह कभी मिटने ना पाए, अंकित स्वर्ण अक्षरों में लिपिबद्ध हो जाए, बस इससे और अधिक नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।